क्या हाल है आप सभी की। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने देख लिया, कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन, ये सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। अब एक हम नया टॉपिक ले रहे हैं हमारे कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। ठीक है, इसको अपन को देखना है कि ये क्या होता है। अब देखो, इसको देखने के लिए अपन को एक चीज करनी है कि अपन क्या देखना है, रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस। तो गोलीय पृष्ठ अपन को देखना है, तो गोलीय पृष्ठ के लिए हम क्या करें, एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ हमें ये एक गोलीय पृष्ठ हमने ये ले लिया हमारा, ये इससे हमने मुख्य अक्ष बना लिया, आपको सबको मालूम है कि हमारा इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, इसे मुख्य अक्ष से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ओ नाम ले लिया, और ये कोई वस्तु है यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये हमारे यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है हमारी, ये प्रकाश की किरण है। अब देखो, इसको स्पेरिकल है, ये हमारे गोलीय पृष्ठ का अलग अलग माध्यम दे देता हूँ। ये हमारा मीडियम 1 है, माध्यम फर्स्ट, और इसको नाम देंगे माध्यम सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये चार प्रकाश की किरण आकर देखिए, इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूँ ए पॉइंट, लीजिए हमने ये इसको नाम दिया हमने ए पॉइंट। ठीक है, कोई समस्या इसमें। अब देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ये हमारी कौन सी किरण बनेगी, आपतित किरण है हमारी, आपतित किरण। अब इस आपतित किरण जो है ये हमारी इस गोलीय पृष्ठ पर जाकर आपतित होती है पॉइंट ए। अब यहाँ से ये क्या होगी, अपवर्तित होगी। अब मैं इसका ये अभिलंब बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमने बना दिया 90 डिग्री कोण पर अभिलंब बना दिया। अब ये अभिलंब बना दिया, यहाँ से क्या होगी, अभिलंब से जब बिंदु ए पर आकर आपतित हो जाएगी तो ये क्या होगी, आपतन कोण आई आ जाएगा इसका, और दूसरे माध्यम में क्या करेगी, अपवर्तन कोण आर से अभिलंब की ओर चली जाएगी। तो ये हमारा अभिलंब के साथ इसका कोण बन रहा है कोण आई। अब ये यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी प्रकाश की किरण, ये कौन सी करिए आपको, अपवर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पर आकर ये अपवर्तित हो जाती है। अब इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट आई, और जब विलंब आया ये हमारा ये बहुत केंद्र हो गया सी। कोई समस्या है इसमें किसी को। अब ये जो हमारी अपवर्तित किरण आई है, ये अपवर्तित किरण विलंब के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल आर, यानी कि कोण आर, जिसको क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कोण। और ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे हम, आपतन कोण। सीधी सी बात है, कोई अड़क इसमें। अब देखिए, यहाँ पर ये वस्तु थी, दर्पण से इसकी दूरी अपन क्या मानेंगे, गोलीय पृष्ठ की दूरी, इसकी गोलीय पृष्ठ की दूरी है यू, और ये यहाँ पर जो इमेज बनेगी ये हमारा प्रतिबिंब, क्या कहेंगे इसको, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की इस पृष्ठ से दूरी अपन क्या मानते हैं, v मान ली। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये दूरी हमारी हो गई r। ठीक है, कोई समस्या इसमें। अब हम क्या करें, ये हमारा पॉइंट की है ये फोन। अब मैं इस ए पॉइंट के मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एन, और ये कितना 90 संपूर्ण हो जाएगा 90 डिग्री। अब अपन को मालूम है, मैंने आपको पहले बता चुका है कि अपन के लिए लंब डालते हैं हमेशा, ये पॉइंट एम हो गया। ये जो लंब डालते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट पोल, ये दोनों आपस में बहुत पास होते हैं, इसलिए एम को पी के जैसे और सी को एफ के जैसे मान जा सकता है। तो कह सकते हैं एम जो होगा पी की भांति क्या करेगा, बिहेव करेगा। कोई दिक्कत है इसमें। तो अब देखो, फिर से फोटो को अपन एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या हुआ इसमें डायग्राम हमारे में। तो देखो डायग्राम में क्या है, ये हमारा कोई हमने गोलीय पृष्ठ लिया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसका नाम ले लेते हैं एक्स वाई, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा। अब इस मुख्य अक्ष पर किसी पॉइंट ओ पर हमारी कोई वस्तु उपस्थित है, ये कोई वस्तु है हमारी, इस वस्तु से हमारी कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, जिसका अपन क्या नाम देंगे, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण क्या करेगी, पॉइंट इस गोलीय पृष्ठ के किसी पॉइंट पर आकर आपतित हो जाती है, या विलंब का निर्माण करेंगे, तो आपतित किरण विलंब के साथ कोण आई बनेगी। अब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, विलंब की ओर बढ़ जाएगी, तो दूसरे
से नाम देते हैं अपवर्तित हो जाएगी, ये किरण बिंदु अपवर्तित किया और जिस बिंदु पर जाकर मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलेगी वहां पर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का निर्माण, जिसको हमने नाम दे दिया आई इमेज। अब ये जो हमारा अभिलंब है ये हमारे वक्र के इसी पर आकर मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी त्रिज्या हो जाएगी, पृष्ठ से वस्तु की दूरी u मानते हैं, पृष्ठ से दर्पण की दूरी हम v मानते हैं, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे पॉइंट ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब बिंदु पर लंब डाल देंगे एम, तो ये हो जाएगा आपका ए एम, ये आपको क्या प्राप्त हो गया लंब ए एम प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब इसके बाद हम इसको लेते हैं कि अब हम देखें चित्र के अनुसार कि फ्रॉम फिगर, चित्र की ज्यामिति से यानी कि फ्रॉम फिगर क्या कहते हैं। अब इसमें आपको एक त्रिभुज देखिए आपके पास बन रहा होगा ट्राइंगल, त्रिभुज ए एन ओ में आपको एक ट्राइंगल एक बन रहा होगा, इसको थोड़ा ऐसा देखिए तो बात नहीं है लिखने में। देखिए यहाँ पर अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ लिख लेते हैं हम फ्रॉम फिगर। अब अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है कि त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम देखिए अपने डायग्राम में ए ओ एम कहाँ दिख रहा है आपको, या ए एम ओ देखिए ए एम ओ या ए ओ एम जो भी आप देना चाहो, या ए एम ओ देख लो, दिख रहा है आपको सबको, ये रहा बड़ा वाला ए एम ओ, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में मैं लिख लूँ कि टेन, ध्यान देना कौन सा एंगल को ले रहा हूँ मैं, टेन कॉन ए ओ एम, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा एंगल लिया है एंगल ए ओ एम, टेन एंगल ए ओ एम। जो बीच में लिखते हैं उसकी बात करते थे, ओ देखिए कहाँ हमारा ये रहा। अब इसे ओ की बात करिए, टेन ले रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं लंब अपॉन आधार, कोई दिक्कत है। अब इसकी अगर हम वैल्यू ले सकते हैं तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, देखो टेन एंगल ए ओ एम इक्वल टू, अब लंब देखिए इसमें लंब क्या है हमारा ए एम है और आधार क्या है हमारा ओ एम, ये आ गया ए एम अपॉन एम ओ, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दे दिया, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब इसके बाद देखो इसी प्रकार हम दूसरा ट्राइंगल उठाएं कि दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल ए एम सी, ये वाला पहले वस्तु वाला ले ए एम सी में ये वाला ट्राइंगल लीजिए ए एम सी, दिख रहा है सबको ए एम सी, ये रहा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में अपन कौन उठाते हैं इसी वाला ही एंगल ए सी एम, ये वाला एंगल उठा रहे हैं एंगल ए सी एम, तो ए सी एम को कोई क्या लिख सकता है फिर से लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या जाएगा टेन एंगल ए सी एम इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है आपके पास ए एम आ जाएगी और बेस क्या हो जाएगा अपने पास सी एम या एम। इसको देखिए हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इसमें कई समस्या है किसी को किस प्रकार से आएगी। अब इसके बाद एक और ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल, अब ये पूरा बड़ा वाला ले लो ए आई एम, ये वाला ए आई एम। तो अब हम ट्रायंगल ले लेंगे कौन सा, ट्रायंगल ए आई एम में, ठीक है दिख रहा है सबको ए आई एम ए आई एम, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल बताएंगे अपन कि टेन कॉन ए आई एम, कौन सा कौन ले रहे हैं हम ए आई वाला आई एम। याद रखना जो बीच वाला कौन होता है, मैं डायग्राम में बना देता हूँ, आई लिया था सी लिया था और ये ओ लिया था, ये एंगल लिए थे हमने सारे। अब देखो इसमें फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो टेन एंगल ए आई एम बराबर लंब क्या है देखो यहाँ पर वही लंब ए एम है और बेस क्या है एम आई, दिख रहा है देखो लंब तो ये रहा ए एम और इस ट्रायंगल में क्या है एम आई, ठीक है एम और तो ए एम अपॉन एम आई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपकी।
कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो यहाँ पर एक हम थ्योरी यूज में लेंगे, प्रमेय यूज में लेंगे। तो प्रमेय क्या कहेगी? प्रमेय आपसे ये कहती है, वो अपन को देखना है क्या कहती है। तो क्या कह रही है प्रमेय? देखो कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी ट्राइंगल हम लें, कि किसी भी त्रिभुज में बनने वाले अंतः कोणों का जो योगफल होगा वो उसके बाह्य कोणों के क्या होगा? इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान देना कि किसी भी त्रिभुज में बनने वाले अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम में हमको देखनी है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? तो उस ट्राइंगल का प्रमेय को यूज में लेंगे कि किसी भी अंतः कोणों का, मैं शॉर्ट में देता हूँ, अंतः कोणों का योगफल बराबर होगा किसके? बाह्य कोण के। त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज में। किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो ए सी ओ, ए सी ओ। तो ट्राइंगल ए सी ओ में ध्यान देना है, ट्राइंगल कौन सा? ए सी ओ। अब ए सी ओ ट्राइंगल ले रहे हैं, तो देखो ए सी ओ में अंतः कोण बाह्य कोण, अंतः कोण तो इधर हमारा सी और ओ, और बाह्य कोण मतलब हमारा आई। तो बाह्य कोण है कि कोण आई बराबर अंतः कोण ले लो कौन कौन से? ए सी ओ ले लेते हैं इसको। देखो जो अपने ने उठाए उनको ले लेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस ए सी ओ, ए सी ओ। अब देखो अपने पास इनकी वैल्यू है कि नहीं है? ए ओ सी की वैल्यू, ए ओ सी की वैल्यू, ए ओ सी की वैल्यू और ए ओ सी की वैल्यू नहीं है, और ए सी ओ की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो। लेकिन आप ये देखो ए ओ सी का है, ए ओ सी को मैं ए ओ एम लिख सकता हूँ क्या? देखो डायग्राम में ए ओ सी को ए ओ एम लिख सकता हूँ। ओ से मतलब है कि अगर तो कुछ भी अपन को कोई तो देखना है, किसी लाइन का एक साथ आ रहे हैं दोनों, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल आई बराबर कोण ए ओ एम प्लस ए ओ एम लिखते हैं इसमें। अब इसी प्रकार ए सी ओ को क्या लिख सकता हूँ? ए सी एम, एंगल ए सी एम। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, देखो ए ओ एम की वैल्यू है हमारे पास ये नीचे, और ए सी एम की वैल्यू है। तो क्या करें? वैल्यू रखते हैं दोनों की, कोण आई। ए ओ एम की वैल्यू लो, ए ओ एम की वैल्यू ए एम अपॉन एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए सी एम की वैल्यू लो, कितनी आएगी? ए एम अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। आगे कोण आई की वैल्यू आपके पास, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी प्रकार से अगला अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, एक त्रिभुज ए आई सी। अब कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? ए आई सी। देखो ए आई सी, वही देखिए अंतर कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखो बाह्य कोण कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि ए सी एन, ये तो बाह्य कोण हो गया। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल ए सी एन, बाह्य कोण हो गया। अब देखो अंतर कोण, इसको कोण आर और कोण आई है इसका, तो ये लोग कोण आर प्लस कोण कौन सा है? आई। कौन सा? ए आई सी। ये लिख देते हैं कोण ए आई सी। ये दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, ये दोनों लिख दिए अपन ने। बाह्य कोण कौन सा बना अपन का? इसमें डायग्राम अपन ने देख लिया, सी बन रहा है, बाह्य इसका अंतर कोण बन रहा है आर और आई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी प्रकार का? अब इनकी अपन क्या करें? वैल्यू लेके इस एंगल आर को मैं ले लेता हूँ। एंगल आर बराबर क्या हो गया? कोण ए आई सी माइनस एंगल ए सी एन। आए कि नहीं आए? अब देखो इनकी अपन के पास वैल्यू है या नहीं है? ए सी एन की तो है हमारे पास वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आर बराबर, इसको उधर ले लेंगे ना, ए सी एम इधर आएगा। हाँ ए सी एम, ए आई सी है, गलत कर रहे हैं। ये देखिए इसको इधर लेंगे कि एंगल ए सी एम माइनस
एंगल ए आई सी। अब देखो ACM की तो वैल्यू है लेकिन AIC की नहीं है हमारे पास, तो AIC को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? देखो काय AIC, तो AIC को मैं AIM लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो मैं इसको लिखूंगा कि एंगल R बराबर कोण ACM माइनस एंगल AIC को AIM लिख दूंगा AIM। अब देखिए क्या करें, ये जो कोण R ACM माइनस AIM इन दोनों की वैल्यू है, इनका मान रख देंगे। एंगल R बराबर ACM की वैल्यू रखो, ACM की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो ACM की वैल्यू रख दो AM अपॉन MC माइनस AIM की वैल्यू ये रही हमारे पास, AIM की वैल्यू रख दो क्या AM अपॉन MI। देखो ये थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है तो इसलिए इसकी बोर्ड पर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक बार में बार बार बताना ना पड़े, तो वीडियो को हम आगे पीछे करके देख लेना। जैसे कि AIM की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर लिख रखी है जो आपको दिख नहीं रही है, देखो ये दिख जाएगी। AIM की वैल्यू क्या है AM अपॉन MI, ये वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन अब नई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वेशन नंबर 5 क्या आ रही है अपने पास? AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन MI। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अपने टोटल 5 इक्वेशन आ चुकी है, डायग्राम अपन ने पूरा देखा स्टार्टिंग से, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे अपन क्या करेंगे, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, हमारा स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N12 होता है। स्नेल का नियम, हमारा स्नेल का नियम होता है N12 या N21, मात्र के ऊपर डिपेंड करेगा, या N21, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, अपने पास क्या है N21 है, N21 में क्या लिख दो N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, साइन I N1 बराबर साइन R N2 आया कि नहीं आया ये अपने पास? कोई दिक्कत है इसमें? साइन I N1 बराबर साइन R N2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N1 एंगल I इक्वल टू N2 एंगल R। कोई समस्या इसमें? ये हमने लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया? देखो एंगल I और एंगल R की वैल्यू है हमारे पास, एंगल I और एंगल R की वैल्यू हमने निकाल ली थी। एंगल R की वैल्यू थी इक्वेशन 5 में और एंगल I की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 4 में, तो दोनों वैल्यू रखेंगे। तो देखो आपके पास क्या बन के आएगा, यहाँ देखिए कि N1 डॉट एंगल I की वैल्यू रखो क्या आ गई AM अपॉन MO प्लस AM अपॉन MC बराबर N2 एंगल R की वैल्यू रखो AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन MI। ये अपने पास वैल्यू आ गई एंगल I और एंगल R की। कोई दिक्कत है इसमें किसी प्रकार की? अब देखो क्या करें, यहाँ पर इनको सोल्व करना है। इन सब में से देखो AM कांस्टेंट आ रहा है, इन दोनों में से भी AM कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से भी AM कॉमन आ रहा है, तो AM से AM कट जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AM को बाहर निकाल कि N1 क्या हो गया 1 अपॉन MO प्लस 1 अपॉन MC बराबर N2 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन M। हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर देखो आराम से। इसमें क्या किया अपन ने, AM सबने से बाहर निकाल के कॉमन लेके काट दिया, जैसे इधर N1 बच गए थे अपने पास। यहाँ तक कोई समस्या हो तो देखो, फिर उधर की तरफ लिखेंगे अपन इसको निकाल के। अब इसको यहाँ निकाल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होने वाला है कि देखो लंबा डेरिवेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना है आपको, जानते हैं, ठीक है ना। ये आ गया अपना इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या करना है अपन को, ये इक्वेशन आ चुकी है अपनी। अब मैं क्या करूँगी, जो N1 है इसको अंदर गुना कर दूँ, N2 को इसमें गुना कर दूँ। N1 और इनको गुना करके देखिए क्या आने वाला है कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है, गुणा कीजिए कि N1 अपॉन MO प्लस N1 अपॉन MC बराबर N2 अपॉन
NC माइनस N2 अपॉन M, ये गुणा की इक्वेशन और ये गुणा करने पर अपने पास ये आ गई। N1 अंदर गुणा कर दिया और N2 को अंदर गुणा करके इसमें गुणा कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें किस प्रकार से आई ये इक्वेशन, कहीं समस्या? चलो इसको हम मिटा रहे हैं, हम आगे की बात देखेंगे। ये इक्वेशन बहुत काम की है। अगर जैसे स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखें, स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट इसमें डेरिवेशन पूछा जाता है कि किस प्रकार से काम करती है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँ, पक्षांतरण कर दूँ कि इसमें जो हमारी आई है N2 अपॉन Mi है, इस Mi को मैं उधर दे देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो N1 अपॉन MO प्लस ये इधर आ जाएगा N2 अपॉन MO। ये जो इधर पक्षांतरण हुआ तो ये लगता है क्या बन गया, माइनस बन गया, जिसको इधर लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा N2 अपॉन MC माइनस N1 अपॉन MC। ऐसा क्यों किया कि ये M और C NC वाले दोनों एक साथ आ गए। अब इन दोनों में से देखो अपन क्या ले लेते हैं, NC को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो कि N1 अपॉन MO माइनस N2 अपॉन MI बराबर NC को आ गया, दोनों NC क्या आ गया N2 माइनस N1। ये आपकी इस प्रकार से यहाँ तक इक्वेशन आ गई है। क्या किया अपन ने यहाँ से NC को कॉमन निकाल दिया, क्या निकल के आ गया N2 माइनस MI। अब देखो डायग्राम में हम सबकी वैल्यू लेंगे कि मतलब किस किस की वैल्यू है, तो इसको यहाँ साइड में इस जगह लिख रहा हूँ मैं चित्र से। अब डायग्राम में देखेंगे, देखो इस MO की वैल्यू क्या है हमारे पास, MO की वैल्यू देखेंगे, MI की वैल्यू देखेंगे और ये MC की वैल्यू देखेंगे। तो ये डायग्राम में आपको वैल्यू को देखना है कि किस चीज की वैल्यू क्या है। अब देखो MO की वैल्यू डायग्राम में देखो, आप थोड़ा सा इसको घुमाते हैं हम, MO का है MO मतलब वही ध्रुव P और M की बात है, तो ये P से O की ले लो या M से O की ले लो, बात एक ही है, कोई अड़क है इसमें। तो ये M से O की दूरी कितनी है U, यानी MO की दूरी कितनी आ गई, U आ गई MO। अब देखो MI प्रतिबिंब है और MC यानी कि R ये त्रिज्या है हमारी, तो इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, MI की वैल्यू V और MC की वैल्यू R। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए किसी को। अब क्या करें, इन वैल्यू को सीधे अपन पुट कर देते हैं यहाँ पुट करो कि N1 अपॉन MO की वैल्यू लो U माइनस N2 अपॉन MI की वैल्यू V बराबर 1 अपॉन MC की वैल्यू R N2 माइनस N1। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई जो भी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हमको एक चीज ध्यान देना है कि अपन इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो अपने वैल्यू तरफ देखिए, चिन्ह परिपाटी लगा करते हैं तो इसमें U और V दोनों कितना आएंगे माइनस, ये क्या हो गया माइनस U तो माइनस के V आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जब क्या लिखे अपन कि N1 अपॉन माइनस के U और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, N1 अपॉन U माइनस में प्लस N2 अपॉन V बराबर 1 अपॉन R N2 माइनस N1। कोई समस्या हो तो इसमें बताइए। अब इसको सीधा करके लिख दो, आप कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो कि इसको तो लिख दें कि N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन R N2 माइनस N1। आया नहीं आया? और ये आपका फाइनल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र आ गया। क्या निकल के आया ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो देखो इसका आपको ध्यान देना है, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है और डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बस मेनली चीज क्या है, आपको इसका जो डायग्राम है ये हमारा, इस डायग्राम पे ध्यान देना है कि ये डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। इसके बाद सारी चीजें आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये डेरिवेशन कितना भी लंबा हो लेकिन अपन को अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डायग्राम को देखो, डायग्राम को वीडियो काफी डेरिवेशन का भी लंबा चौड़ा हुआ, आगे पीछे हुआ है कैमरा, तो इसको वीडियो को आगे पीछे करके आप देख लेना, जिससे सारी चीजें समझ में आती। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार डायग्राम जरूर देख लेना, डायग्राम से सारे रिवीजन क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले वाले जो थे हमारे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का बर्तन, स्लैब के द्वारा बर्तन, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको इसलिए ध्यान देना है।
कोई समस्या है तो समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है जी, इसको पढ़िए फिर आप।